हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सीयूईटी 2023 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ये परीक्षाओं की भी तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं और इसीलिए सीयूईटी हिंदी मीडियम आपके लिए हर परीक्षा में हर तैयारी के लिए आपके साथ खड़ा है। और सीयूईटी 2023 के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, खास करके उसमें आप मेरे साथ भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और बाकी टीचर्स और बाकी सुपरस्टार फैकल्टीज के साथ भी आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए इसी क्रम में आज मैं करने जा रहा हूं आपके साथ डिस्कस वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भूगोल के लिए बेहद खास है और वो है मानव क्रियाकलाप द्वितीयक। जो मानव क्रियाकलापों से संबंधित पूरा सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भूगोल, मानव भूगोल का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले के अगर चैप्टर्स आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। जैसे प्राथमिक क्रिया हमने इससे पहले डिस्कस किया था, आज हम चर्चा करेंगे कि मानव क्रियाकलाप में द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है। ये ऐसा चैप्टर है जो आपके भूगोल के लिए साथ साथ आपके नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में भी काम आता है, क्योंकि इसका एक बहुत ज्यादा ही यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए कि मानव क्रियाकलाप में द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है। अब देखिए, एक चीज समझिए कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो क्रियाकलाप है, मानव क्रियाकलाप, उसको हम देख रहे हैं किस दृष्टिकोण से। उसको हम देख रहे हैं बेसिकली आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी हम बेसिकली बात कर रहे हैं आर्थिक क्रियाओं की। ठीक है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं आर्थिक क्रिया की। और आर्थिक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सारी क्रियाएं जो हम आजीविका कमाने के लिए करते हैं, लिवलीहुड कमाने के लिए करते हैं, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खेती करेगा, कोई व्यक्ति जो है उद्योग में काम करेगा, कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र में यानी संचार या परिवहन, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें काम करेगा, और कोई व्यक्ति जो है वो और उच्च शिक्षा वगैरह में काम करेगा या शोध में काम करेगा। तो इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं जो है बनाई गई हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम द्वितीयक क्रिया का अध्ययन करते हैं तो बेसिकली हम उसमें अध्ययन करते हैं विनिर्माण का, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कच्चे माल को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। व्हेन वी चेंज एंड कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। आ गई बात समझ में? ये बेसिकली कहलाता है विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ क्या है या द्वितीयक क्रियाओं में होता क्या है कि हमारे पास जो भी साधन है, जो भी कच्चा माल है, उसमें मूल्यवर्धन किया जाए, उसकी उपयोगिता को क्या किया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे उदाहरण में समझिए कि मान लीजिए आपने खेतों में टमाटर उगाया, ये हो गई आपकी प्राथमिक क्रिया। उस टमाटर को आपने खाद्य प्रसंस्करण, कुछ इंडस्ट्री लगाई या मशीनें लगाई और उससे आपने टोमेटो सॉस बना लिया। खाते हैं ना ब्रेड में लगा के या पराठे के साथ टोमेटो सॉस खाते हैं, चाट वाट में खाते हैं। अब ये क्या हो गया, उस कच्चे माल को आपने क्या किया, उपयोगिता उसकी ओर बढ़ाई, मूल्यवर्धन किया और उसको एक दूसरी फिनिश गुड में परिवर्तित कर दिया। ये होता है विनिर्माण का काम या द्वितीयक क्रियाकलाप। अब देखिए, जो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थक हो, सभी का कार्यक्षेत्र संसाधन की प्राप्ति और उनके उपयोगों का क्या करना है, अध्ययन करना है। बात ठीक है भाई, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, संसाधन। भाई हमारे पास वो चीज होनी चाहिए जिसको हम या तो उगाएं या उसका मूल्यवर्धन करें या उसको बेचें, कुछ भी करें, है ना। तो जब उसको उगाएंगे खेतों में तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। जब उसका हम मूल्यवर्धन करेंगे इंडस्ट्री में, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। उसी को जब हम बेचने लगेंगे, व्यापार करेंगे, उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन करेंगे, सर्विसेज देंगे, तो वो हमारा थर्ड यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। और उसी से संबंधित अगर हम शोध करें, ये कैसे बनेगा, क्या होगा, रिसर्च करें, हाई यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाएं उसके बारे में, तो वो चतुर्थक क्रियाकलाप हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन क्रियाकलापों में क्या होता है, संसाधन होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये दिमाग में अपने बिठा के चलिएगा। अच्छा, ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं और द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, यही आपके काम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आप द्वितीयक क्रियाकलाप करते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसका मूल्य बढ़ जाता है। मतलब इसमें आप क्या करते हैं, आप समझ लीजिए, आप द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या करते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि आप मूल्यवर्धन करते हैं। आप इसका क्या करते हैं, मूल्यवर्धन करते हैं। मान लीजिए टमाटर है, अब ये टमाटर एक संसाधन है, आपने इसमें क्या किया, इसको फैक्ट्री में लेकर मूल्यवर्धन किया और इससे बना लिया सॉस। ठीक है, मान लीजिए आलू आपने उगाया, ठीक है, तो आलू इसका आपने मूल्यवर्धन किया, इससे बना लिया आपने चिप्स। ठीक है, मान लीजिए यहां पर गन्ना है, इससे आपने बना लिया
चीनी। तो ये आपने क्या किया, ये आप कर रहे हैं मूल्यवर्धन या इसकी उपयोगिता बढ़ा रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये सब हो जाएंगी द्वितीयक क्रिया, ठीक। और ये जो चीजें हैं इसको जो आप उगा रहे हैं ये हो जाएगा प्राथमिक क्रिया। बस ये अंतर आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो द्वितीयक क्रियाकलाप इसको कहा जाता है। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो जाता है, मूल्यवर्धन हो जाता है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक बात है, आगे देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस दैट व्हाटएवर रिसोर्सेज इज बीन फाउंड इन द नेचर इज बिन टर्न इनटू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। यानी जो भी चीजें पाई जा रही हैं हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में, उसको हम क्या करते हैं, उसका रूप ही बदल देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आप जब आप सॉस खाते हो, किसी आदमी को नहीं पता वो किस चीज से बनी है, तो टमाटर जैसी कोई चीज इमेजिन करें, उसके लिए चटनी जैसी कोई चीज है, क्या है ना, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये क्या होता है कि जो प्रकृति में चीजें पाई जा रही हैं उसका स्वरूप बदल के उसका मूल्यवर्धन किया जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, कपास का सीमित उपयोग है परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे जो कॉटन है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, उसको धागे में बदल देंगे और उस धागे में बदलते उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अब उससे कपड़ा बनाया जा सकता है। तो ये जो कपास उगाना है वो एक प्राथमिक क्रियाकलाप है और उससे फिर कपड़े बना देना ये द्वितीयक क्रियाकलाप में देखा जाता है। ठीक है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है कि कोई खदान है जमीन के भीतर, उसमें से हमने लौह अयस्क आयरन ओर निकाला, अब उसका हम तुरंत, वो तो मिट्टी जैसा लगेगा, उसका हम तुरंत क्या यूज करेंगे। लेकिन अयस्क से इस्पात, यानी हम उससे फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टील बनाते हैं, उसकी चादरें बनाते हैं, फिर उसे बहुत बड़ी बड़ी कार वार जहां भी यूज करना है या कोई घर में अप्लायंस लगाना है, लोहे और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्पात बनाने से यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीन और औजार बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही, यानी कि कहा क्या जा रहा है, जो विनिर्माण है या जो द्वितीयक क्रियाकलाप है वो किसी भी संसाधन का, जो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो संसाधन है उसका मूल्य बहुत अच्छे से बढ़ा दे रहा है, इसका मूल्यवर्धन कर दे रहा है, उसकी उपयोगिता को और ज्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। खेतों, वनों, खदानों और समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए वनों में कोई अच्छी औषधि है, अब तुरंत आप उसको कैसे चबाएंगे, उसी का टैबलेट बना के, कैप्सूल बना के उसने दवा बना दिया, है ना। या मान लीजिए कि खदान है, वहां से जो खनिज निकल रहे हैं, या खेतों में आप जो उगा रहे हैं उसका और मूल्यवर्धन जब करते हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ठीक बात है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण का मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, कोई कच्चा माल लिया, उसको मशीन में डाला, नई चीज बना लिया। प्रसंस्करण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जब आप सॉस बनाते हैं ना, तो टमाटर वाली जो क्वालिटी है वो आप पैदा नहीं करते हो, वो ऑलरेडी होती है। तो प्रसंस्करण में क्या होता है, उस टमाटर को आपने और प्रोसेस कर दिया, उसको थोड़ा पहले पीस दिया, पीस के उसमें कुछ चीजें मिला दी, है वो टमाटर की चीज। तो प्रोसेसिंग का मतलब जब आप कोई चीज ऑलरेडी होती है बस उसको प्रोसेस करके बना देते हो दूसरी चीज, तो वो प्रसंस्करण हो जाता है, खास करके खाद्य पदार्थों का होता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जैसे कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है, आप उसमें क्या करते हो, चीज लाते हो, जोड़ते हो, बनाते हो, उसका एक फ्रेम बनाते हो, स्क्रीन बनाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन आप चिप्स बनाओगे, सॉस बनाओगे, वो प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग होगा। या निर्माण, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ये सब इस तरह के द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। अब अगर हम विनिर्माण की ही बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर लें कि विनिर्माण एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसमें आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है, जो भी वस्तु का आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको विनिर्माण कहा जाता है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटक को जोड़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, ये सभी चीजें विनिर्माण है। तो एग्जांपल से आपको समझाया गया, चाहे आप खिलौने बनाओ, लोहे और स्टील इस्पात की कोई चीज बनाओ, या कंप्यूटर के लिए कोई छोटे छोटे चीजें जोड़ो यानी असेंबल करो, ये सब विनिर्माण में देखा जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होता है विनिर्माण में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। शक्ति का उपयोग, यानी पावर चाहिए। आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कहीं करने जाओ तो आपको क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए। पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पावर सप्लाई है तभी आप कोई फैक्ट्री या मशीन चलाओगे, है ना। जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक। विशिष्ट श्रमिक क्या होता है, इसको कहते हैं श्रम का विशिष्टीकरण, है ना। विशिष्ट श्रमिक का मतलब क्या है, जो श्रमिक होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे वो स्पेशलाइज होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, यानी कोई गाड़ियों की इंडस्ट्री है, तो उसमें जो गाड़ी के बारे में या जो ऑटोमोबाइल के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में जो जानेगा वही तो काम करेगा ना। तो जैसा कारखाना होता है वैसे विशिष्ट श्रमिक होते हैं।
और ये मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मानक माने डिसाइड, अब ये नहीं कि कोई कारखाना लगा है तो उसमें कुछ भी बन रहा है। भाई अगर गाड़ी का कारखाना होगा गाड़ी बनेगा, सूटकेस का कारखाना होगा सूटकेस बनेगा, है ना, कंप्यूटर का कारखाना होगा कंप्यूटर बनेगा। तो जिस चीजों का भी कारखाना होगा उसी के स्पेशलाइज वर्कर होते हैं वहां, और उसी चीज का उत्पादन किया जाता है। और एक उसका एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है कि भाई इस तरह की चीजें ऐसे ऐसे बनानी है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों का भी अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र का को लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं जो बहुत जटिल होती हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत आसान होती है। तो सभी तरह के उत्पादन और विनिर्माण उद्योग हैं। आगे हम प्रकारों की चर्चा भी करेंगे। अब जैसे कौशल का विशिष्टीकरण, इसमें उत्पादन की विधियां ये देखा जाता है उत्पादन में मुख्य रूप से। तो शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है और उसकी लागत कम आती है। ठीक है, अधिक आती है। तो एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं, बहुत शिल्प वाली चीजें होती हैं, बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट की चीज होती हैं। तो उसमें या बहुत जिसको कहते हैं कारीगरी, उसमें बहुत स्पेशल लगती है। जैसे मान लो किसी अभी जैसे आपने देखा जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर मेसी ने क्या किया कि सभी खिलाड़ियों के लिए सोने का आईफोन मंगवाया है। एक आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, उस पे सबके लोगो बने हुए हैं, सबका नाम लिखा हुआ है उस आईफोन पे सोने में। तो अब ये क्या है, ये कभी कभी ऑर्डर दिया गया, कभी कभी ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल है। ये सभी जगह सब कोई नहीं बना सकता। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। कई बार स्पेशल फीचर वाले फोन बनवाए जाते हैं, ऑर्डर किए जाते हैं, स्पेशल फीचर वाली गाड़ियां ऑर्डर की जाती हैं। तो ऐसा भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का काम करते हैं। तो देखिए, विनिर्माण में दोनों चीजें होती हैं। एक होता है कि कम उत्पादन करना है लेकिन स्पेशल चीज बनानी है जिसमें विशिष्टीकरण होगा, जिसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। और एक होता है कि नहीं, आप एक ही चीज को बहुत समय तक बनाते रहो और ज्यादा चीजें बनाते रहो। ठीक है, उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों का निर्माण कैसे होगा या विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। सिंपल बात, विनिर्माण का मतलब क्या है, जब आप हाथ से कोई चीज बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो क्या होता है, विनिर्माण कहलाता है। फिर भी इसमें यंत्र द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है और यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है। तो ये बात ठीक है कि विनिर्माण का मतलब हाथ से बनाना होता है, लेकिन अब विनिर्माण की जब हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो यंत्र या मशीनों से भी चीजें बनाई जा रही है उसको भी उसमें जोड़ लिया जाता है। जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। बिल्कुल साधारण भाषा में लाइनें लिखी हैं, ध्यान से समझ लीजिए। विनिर्माण क्या होता है कि कच्चे माल जो हमारे पास जो कच्चा माल है, इसमें हम इतना मूल्यवर्धन करें, इसमें इतना क्या करें, एक तरह से इसको ऐसे चीज में बदलें कि ये बाजार में और ऊंचे मूल्य में बिक सके। आ रही बात समझ में? तो विनिर्माण उद्योग में क्या होता है कि हम कच्चे माल को इस प्रकार तैयार करें या ऐसी चीज में बदल दें कि ये बाजार में जाकर अच्छे कीमत पर बिक सके, अच्छे मूल्य पर बिक सके। ठीक है, हाँ, तो वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कोई भी निर्माण इकाई यानी कि प्रोडक्शन यूनिट जो होता है उसको हम उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। और ये इंडस्ट्री, उद्योग, विनिर्माण उद्योग, ये सब मिलजुल कर क्या कहलाती है, कौन सा क्रियाकलाप है, द्वितीयक क्रियाकलाप है। जिसकी भौगोलिक यानी जो उद्योग होते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है और प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही और रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो भी उद्योग होते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। भौगोलिक स्थिति अलग होने का मतलब एक जगह पर सारी इंडस्ट्री नहीं पाई जाएंगी। ध्यान से समझिए, जैसे जो लौह अयस्क इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, लौह इस्पात इंडस्ट्रीज, वो जरूरी नहीं कि किसी रेगिस्तान में मिल जाए, क्योंकि वहां लोहा मिलेगा ही नहीं, मान लो अगर नहीं मिल रहा है ना। जो कॉटन की इंडस्ट्री होगी वो आपको बहुत कम चांस है कि वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिले, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि भाई जहां पर कॉटन मिलेगा, अब जूट की इंडस्ट्री आप सोचो कि राजस्थान में हो जाए तो नहीं होगा। जूट की इंडस्ट्री तो बंगाल के आसपास होगी जहां पे वो इंडस्ट्री पाई जाएगी। इसके अलावा और भी जलवायु, पानी की उपलब्धता, ये निर्भर करता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहां लगाई जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो भौगोलिक स्थिति होती है वो अलग होती है और बाकी उन इंडस्ट्रीज का रख रखाव, लेखा जोखा सब मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात, चाहे आप उद्योग माने द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों का नाम ले लें, चाहे विनिर्माण का नाम ले लें, बात एक ही होती है। ठीक है, चलिए, जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखाने में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बातें उत्पन्न हो जाती हैं। भाई जैसे ही मैं आपको बोलूंगा केमिकल इंडस्ट्री,
ठीक है, आयरन इंडस्ट्री। तो आप क्या सोचोगे, इतना तो आप सोच लोगे कि हाँ भाई केमिकल इंडस्ट्री में कुछ केमिकल होता होगा, आयरन इंडस्ट्री में आयरन का काम होता होगा, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में घूम जाएगा कि मशीनें लगी होंगी, आदमी काम कर रहे होंगे, मैनेजमेंट लगा होगा, धुआं निकल रहा होगा। तो इंडस्ट्री की कुछ कॉमन चीजें हैं जो सभी समझते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर अलग अलग पाए जाएंगे। कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग। ये भी बात ठीक है, कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर कोई फैक्ट्री या धुआं नहीं निकलेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री कही जाती है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री कही जाती है, तो एक्चुअली में ये भी इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रही है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होंगी जो बाकी इंडस्ट्रीज में होंगी। तो स्पष्टता के लिए जो विनिर्माण उद्योग है, ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार जो है उद्योग का ना इस्तेमाल करके विनिर्माण उद्योग या पर्यटन उद्योग अलग अलग ऐसे नाम दिए जाते हैं। लेकिन बताने की, आपको ये सब बताने की जरूरत क्या है, ये बताने की जरूरत ये है कि सारे उद्योग जो हैं, जहां भी उद्योग रहेंगे ये क्या चीजें आ जाएंगी, द्वितीय क्रियाकलाप में बेसिकली आ जाती हैं। लेकिन खैर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पर्यटन जब आपसे केवल पूछा जाएगा तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं है, वो फिर सर्विस दी जाती है, वो तृतीयक में चला जाता है। अब यंत्रीकरण क्या है, यह भी एक विशेषता है विनिर्माण उद्योग की। तो यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है। तो जब आप मशीनों का इस्तेमाल करके कोई काम पूरा करते हैं तो उसको हम यंत्रीकरण कहते हैं। ठीक है, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव सोच को सम्मिलित किए बिना यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। अच्छा, आजकल आपने एक नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है, आजकल आप बिना ड्राइवर की कार देख सकते हैं, आपके निकलते ही लाइट बंद हो जाएगी, आपके घुसते ही लाइट चालू हो जाएगी। ये क्या है, ये स्वचालित चीजें हैं। तो जब चीजें अपने आप चलने लगे तो ये यंत्रीकरण की सबसे ऊंची अवस्था होती है। बाकी यंत्रीकरण तो होता है, ये मान लो ये कमरा लगा, इसमें मैंने स्विच दबाया, पंखा चलने लगा, लाइट जलने लगी, तो ये सब यंत्रीकरण है। मशीन है, उसको ऑन कर दिया, वो अपना काम करने लगी, यंत्रीकरण है ना। बात समझ में आ गई। लेकिन जब वो अपने आप चलने लगे तो समझो वो और विकसित अवस्था है। ठीक है, और ये विनिर्माण उद्योगों के लिए एक बहुत जरूरी चीज है यंत्रीकरण। पुनर्निवेशन और समृद्ध पार्श्व कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, इसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आजकल क्या हो गया है, हर कारखाने में कंप्यूटर से सुसज्जित और कंप्यूटर से लिंक्ड बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी हैं। वो अपने मन से सोच सोच के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। आप देखो कभी कार वाले फैक्ट्री वगैरह में जाओ तो वहां पर क्या है, ये चीजें एक एक लाइन से निकल रही हैं। एक पुर्जा गया, उसने मशीन खुद गया, उसमें नट बोल्ट कसा, आगे बढ़ गया, दूसरी मशीन ने उसको बिठा के ऊपर रख दिया, तीसरी मशीन ने कहीं रख दिया। तो दे आर वर्किंग एट इट्स ओन। तो अपने मन से स्वचालित मशीनें लगी हैं। यानी विनिर्माण उद्योग या द्वितीय क्रियाकलाप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यंत्रीकरण। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था, विशिष्ट तरह के लेबर या श्रम की विशिष्टता देखी। दूसरा हमने देखा यंत्रीकरण, जो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी टेक्नोलॉजी में जो जो नई चीजें आ रही हैं उसका भी विनिर्माण उद्योग में पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार शोध और विकास समान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण और अदक्षता को समाप्त करने और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। अब देख लीजिए, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, नई नई चीजों की खोज करना, नई नई चीजें सोचना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो क्वालिटी है इंडस्ट्री की वो सुधरे, जो अपशिष्ट का निस्तारण यानी कि जो जो उसमें से एक तरह से कह रहे हैं गंदगी निकल रही है, जैसे मान लो बहुत सारी इंडस्ट्री से गंदगी निकल के नदियों में जा रही है, गंदा कर रही है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे जो अदक्षता है यानी क्वालिटी है बहुत बेहतर की जाए। तो ये सारी चीजें प्रौद्योगिकी नवाचार से ठीक होंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं उसमें रहेंगी, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। ये सारी चीजें विनिर्माण उद्योग में एक तरह से संगठनात्मक ढांचा है पूरा विनिर्माण उद्योगों का, कि भाई यंत्रिक प्रौद्योगिकी होगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, विशिष्टीकरण श्रम लगाएंगे, जिसको जो जानकारी हो उसको वही काम देंगे, तो लागत कम लगेगी, अच्छा माल बनेगा। पूंजी हमें अधिक से अधिक चाहिए, बड़े संगठन होना चाहिए और एक प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर विनिर्माण उद्योग को एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अनियमित और भौगोलिक वितरण भी है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अनियमित है, ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबर है, और भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह पर बटी हुई है। मैंने आपको शुरू में भी थोड़ा बताया है। तो आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। जो सेंट्रलाइजेशन है, जैसे आज भी सुना होगा आपने कि जो सिलिकॉन वैली है वो आईटी हब है दुनिया में, तो हर जगह सिलिकॉन वैली क्यों नहीं है? नहीं है, हर जगह आयरन, जैसे भारत में जो झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब इलाके हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाएंगी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, कर्नाटक में जैसे एक आध जगह मिल जाएंगी, लेकिन हर जगह बराबर बटी नहीं हुई है। तो उसके रीजन है, विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। क्यों? क्योंकि उद्योगों को लगने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? भौगोलिक उनको स्थिति ठीक होनी चाहिए। दूसरा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उद्योगों के
ठीक है, उद्योगों के स्थानीयकरण का, उद्योगों के स्थानीयकरण के तत्व। ठीक है, यानी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए चाहिए? स्थानीयकरण के आवश्यक तत्व। ठीक है, तो जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट आता है, क्या इंपॉर्टेंट आता है? कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा, ऊर्जा, यानी कि बिजली होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, परिवहन की व्यवस्था, वहां से क्या है, कच्चे माल को ढोना है, उसको बाकी जो माल बन गया उसको बाजार में पहुंचाना है, तो ये भी होना चाहिए। जलापूर्ति, है ना, यानी वहां क्या हो, पानी की व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें जो है वो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए बड़ी आवश्यक मानी जाती हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो विश्व के कुल स्थलीय भाग का 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। ठीक है, यह देश आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए। बिल्कुल ठीक बात है। जिन देशों में भी उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर भी उभरे हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। बिल्कुल ठीक बात है। तो विनिर्माण स्तर जो है उसके क्या है, उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत गहन है, वो हर जगह नहीं लगाया जा सकता। मैंने आपको बताया कहां कहां लगाया जा सकता है। तो इसलिए कृषि तो चलो फिर भी हो जाती है, कहीं भी थोड़ा सा खोद लिया, थोड़ा बहुत कोशिश कर लिया। आपने कर्तन दहन कृषि मैंने प्राथमिक क्रिया में बताई थी कि जहां घूमते थे वहीं काट के बना लिया। लेकिन जो विनिर्माण है उसके लिए बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि शर्तें हैं या बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो होनी चाहिए, तभी वो लगाई जा सकती हैं। इसलिए जो इनका संकेंद्रण है, जो सेंट्रलाइजेशन है, वो बहुत सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं कि जैसे हर जगह पर कृषि हो जाएगी वैसे हर जगह पर विनिर्माण नहीं हो सकता। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं और 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। अब अमेरिका में देख लीजिए, क्या इतना बड़ा लैंड होल्डिंग भारत में मिलेगा कि मक्के का फार्म बनाया जा सके? ऐसे ही जो चीजें इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है वो उनको मिल जाएंगी, यहां पर नहीं मिल पाएगा। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक वृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। अब समझिए आप बात को, वहां पर 2.5 वर्ग किलोमीटर में वहां पर एक मक्के का फार्म है जहां 10 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचो तो उतने में कितनी इंडस्ट्री लग जाएंगी और उसमें कितने 100 वर्कर काम कर लेंगे। लेकिन ये लगाना संभव नहीं है। आप एक फार्म की पेटी बना लोगे, आप एक मक्के की पेटी बना लोगे, यानी कि क्षेत्र बना लोगे, लेकिन इंडस्ट्रीज हर जगह नहीं लगा सकते। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? तो उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां उत्पादन की लागत कम हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्पादन कहां पर कम ज्यादा होगा? उत्पादन के उद्योग कहां लगाए जा सकते हैं? जहां पर लागत कम हो। ये नहीं कि आपने ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा दी कि वहां लोग ही नहीं है। अब कहां से लेबर लाओगे? बाहर से मंगाओगे तो कितना महंगा लेबर होगा। वहां कच्चा माल ही नहीं है, पता लगा 500 किलोमीटर दूर से कच्चा माल मंगा रहे हो तो जितने का प्रोडक्शन नहीं किया उससे अधिक माल में चला गया। तो लागत जहां कम लगे वहीं पर विनिर्माण उद्योग लगाया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे बाजार तक अभिगम्यता, यानी जो आप बना रहे हैं उसमें उसके बगल में बाजार होना चाहिए, है ना, बाजार तक चीजें चली जाएं। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का है। अब मान लीजिए आपने, लेट सपोज एग्जांपल समझिए, आप रेगिस्तान में हैं और आपने खूब गर्म कपड़े बनाने शुरू किए। यार खरीदेगा कौन? लद्दाख में थोड़ी हो आप, अब बाजार वहां है ही नहीं है तो वहां नहीं खरीदेगा, तो फिर वो इंडस्ट्री घाटे में चली जाएगी। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों को खरीदने की क्षमता से है। तो आप ऐसी चीजें वहां बनाइए जहां पर उस चीज की मांग हो और लोग उसे खरीद भी सके। आपने देखा होगा ना कि हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारे मेडिकल स्टोर होते हैं। क्यों होता है? लोगों को पता होता है यहाँ पे रोज मरीज आएंगे, रोज खरीदेंगे। अब आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में या किसी डिज्नीलैंड में या किसी वाटर पार्क में मेडिकल स्टोर खोल लो तो कभी कोई सर दर्द की गोली लेने आ जाएगा, इससे अधिक क्या आएगा? तो आप समझिए, तो दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है वो छोटे बाजार होते हैं और इसलिए वहां पर कम इंडस्ट्री लगाई जाती है। यूरोप हुआ, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय क्षमता भी अधिक है। तो बात केवल जनसंख्या की नहीं है, बात क्रय क्षमता की भी है। सो देयर शुड बी अ बिग पॉपुलेशन एंड देयर शुड बी द परचेजिंग पावर ऑल्सो। उनके पास आय का स्तर ऐसा होना चाहिए कि वो क्रय शक्ति उसमें हो ताकि वो चीजों वहां से खरीद सके।
दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश में भी बृहद बाजार है। तो जो दक्षिण एशिया जिसमें भारत आता है, चीन आता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे जो देश हैं, इन देशों में भी एक बृहद बाजार है, इसलिए यहाँ पर उद्योग भी पाए जाते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण, शस्त्र निर्माण, तो ये ऐसे उद्योग हैं जिनका भाई वर्ल्ड लेवल का ट्रेड होता है, तो फिर ये भी लगाए जाते हैं। तो पहला इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें हमने जो चीजें लिखी थी, इसमें आप एक ये भी जोड़ सकते हैं कि बाजार की उपलब्धता, ठीक है, बाजार की उपलब्धता या बाजार तक पहुंच, ये सारी चीजें आती है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट आता है कच्चे माल की प्राप्ति। मैंने पहले लिखा था कि भाई आप जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल तो मिले, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, यानी उनको सस्ता मिल भी जाए और ट्रांसपोर्ट भी कर लिया जाए, परिवहन भी उसका हो जाए। भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटाने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के स्थलीय समित हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप देख लीजिए टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ठीक है, जमशेदपुर में खोली गई, तो क्यों खोली गई? आसपास में सिंहभूम है, आसपास में राजमहल पहाड़ियां, तो उस जहां जहां जो चीजों से कच्चा माल मिल जाएगा, उन कच्चे मालों के मिलने के पास ही, अब देखो आप गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत सारा कॉटन का उत्पादन होता है, तो आप देख लीजिए सूरत हुआ, मुंबई हुआ, अहमदाबाद हुआ, ये सब क्या है, कपास उद्योगों के लिए प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। जैसे इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। बात ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए जो मध्य प्रदेश में जो सतना है, मैहर है, ये सब जो इलाके हैं, कटनी है, इन इलाकों के पास क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत होंगी, क्योंकि उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए उनको आराम से मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कृषि प्रसंस्करण या डेयरी उत्पाद है, तो जहां पर कृषि उत्पाद मिल जाए, जहां पर दूध मिल जाए, ये सारी वहीं पर लगाए जाएंगे, है ना, तो ये जरूरी है। तीसरा श्रम आपूर्ति, यानी कि जहां आप इंडस्ट्री लगाएं वहां पे लेबर भी आपको मिल जाए, तो श्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, और आप इंडस्ट्रीज वहीं लगा सकते हैं जहां आपको लेबर आसानी से मिल जाए। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचलन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता को कम किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर लेबर की अभी भी जरूरत है। तो ये बात ठीक है। जैसे आप अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी समझ पाएंगे कि ये बार बार देखा जाता है कि भाई हम श्रम आधारित उद्योग लगाएं कि पूंजी आधारित उद्योग लगाएं, लेकिन फिर भी आप कुछ भी करिए, आपको श्रमिकों की जरूरत तो पड़ेगी, लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। तो आप उद्योग वहीं लगा सकते हैं जहां पर श्रमिक आपको मिले। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है। दूसरा शक्ति के साधन, मैंने लिखा ही था कि आप उद्योग वहीं लगा सकते हैं जहां शक्ति के साधन हो, जहां बिजली मिले, जहां पर आप, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो एल्युमिनियम उद्योग हैं या बहुत सारे जो भी उद्योग है, कि कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसको पावर की जरूरत ना पड़े, किसी को थोड़ी ज्यादा पड़ती है, तो बिजली हो ही नहीं तो कैसे होगा, तो ये जरूरी है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, लेकिन इस समय खनिज तेल और विद्युत, ठीक है ना, यानी कि जो पेट्रोलियम है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारे मशीनें चल रही हैं जो पेट्रोल डीजल से चल रही हैं, डीजल से खास करके जनरेटर हुए, बड़े बड़े मशीनें हुई, इसके अलावा बिजली, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है, तो वहीं लगाए जाएंगे। परिवहन और संचार की सुविधाएं भी बहुत जरूरी हैं, तो कच्चे माल को कारखाने तक ले आने के लिए, फिर जो माल बन गया उसको बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है। और संचार, कोई भी चीज आप देखो, आज इंटरनेट से हो रहा है, मेल भेजे जा रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनेट पर आधारित है, तो कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। अब कोई ऐसी जगह है जहां से 10 किलोमीटर माल ले जाने में 10,000 लग रहा है, और एक ऐसी जगह इतनी बेकार जगह है वहां ले जाने में वहां पे 1 लाख लग रहा है, तो कोई 1 लाख वाली जगह पर इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? तो जहां परिवहन का लागत कम होगा वहीं पर उसको लगाया जाएगा। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण इस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा होता है, ठीक है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं, और परिवहनता में सुधार समकालीन आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। जितना आप परिवहन को सुधार करेंगे, परिवहन के रास्ते अच्छे करेंगे, उतना ही जो आपका उद्योगों के लगने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी, उद्योगों के संकेंद्रण और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। सरकारी नीतियां, बिल्कुल ठीक बात। तो जहां पर जैसे आजकल एक आपने शब्द सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो जो नीतियां, जो सरकार क्या करती है, ज्यादा एक तरह से सपोर्ट करती है विनिर्माण में, वो वहां पर उद्योग ज्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कारण थे। अब उद्योगों का वर्गीकरण एक बार इंपॉर्टेंट रूप से देख लेते हैं। तो देखिए, एक वर्गीकरण होता है आकार के आधार पर, कि छोटे उद्योग हैं, कि छोटे पैमाने के उद्योग हैं, कि बड़े पैमाने के, कुटीर उद्योग होता है। दूसरा होता है कच्चे माल पर आधारित, कि कौन सा कच्चा माल है, वो कृषि आधारित है तो उनके लिए चीनी चाहिए, वनस्पति घी चाहिए, मतलब ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये कच्चे माल पर आधारित, ये कृषि आधारित है, कॉफी वाली इंडस्ट्री, चाय वाली, रबड़ वाली। खनिज आधारित में धात्विक और अधात्विक 2 तरह का विभाजन किया गया है, एक लौह यानी लोहा और इस्पात वाला, एक
लौह यानी तांबा, एल्युमिनियम और रत्न वाला, तो ये भी किस पर, ये खनिज पर आधारित है। रसायन पर आधारित यानी जो केमिकल्स पर आधारित उद्योग होते हैं, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वन आधारित की अगर बात करें तो इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, ये सारा चीजें वन आधारित में आ जाएगा। पशु आधारित में चमड़ा और ऊन। फिर एक वर्गीकरण होता है उत्पाद के आधार पर कि आप मूलभूत वाला उत्पादन कर रहे हैं, यानी एक ऐसा उत्पादन जिससे दूसरी इंडस्ट्री में भी कच्चा माल बन सके, तो उसमें हो जाता है जैसे लोहा और स्टील वाला। फिर वो लोहा जाएगा तो कहीं गाड़ियों में लगेगा, कहीं किसी चीज में लगेगा। एक होता है उपभोक्ता वाला, यानी मान लीजिए बिस्किट है, कपड़े हैं, है ना, वाहन है, जिसको उपभोक्ता डायरेक्ट इस्तेमाल करे, तो ये उपभोक्ता वस्तु हो जाता है। फिर विभाजन होता है स्वामित्व के आधार पर कि वो सार्वजनिक क्षेत्र का है, यानी सरकारी कंपनी है, या वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह का विभाजन है। किस किस तरह का, तो एक आकार के आधार पर, यानी कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। एक कृषि आधारित, एक होता है कच्चे माल पर आधारित कि कृषि आधारित वाला कच्चा माल है, कि खनिज आधारित वाला कच्चा माल है, कि रसायन आधारित वाला है, कि वन आधारित वाला है, और कि पशु आधारित वाला है। एक होता है मूलभूत, मतलब उत्पाद के आधार पर कि कैसा उत्पाद है, वो मूलभूत वाला उत्पाद है कि उपभोक्ता के सामान वाला है। और एक होता है स्वामित्व के आधार पर कि सरकारी कंपनी है कि निजी कंपनी है, कि दोनों मिलकर चला रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि उद्योगों का वर्गीकरण इन आधारों पर हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे। वर्गीकरण स्पष्ट रूप से है। जैसे आकार आधारित पर अगर आप देखें तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर होता है। बिल्कुल ठीक बात। आकार का विभाजन आप कैसे करेंगे कि कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कितनी पूंजी लगाई गई है, ठीक है, और उत्पादन की मात्रा कितनी हो रही है। इसके अनुसार उद्योगों का घरेलू, कुटीर या छोटे या बड़े पैमाने पर लिया जाता है। मतलब आपने कितना पैसा उसमें लगाया है, कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और कितना उत्पादन आप कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब कुटीर उद्योग क्या होता है, देखो, घर में ही परिवार के लोग मिलकर छोटे छोटे काम कर लें, डलिया बना लें या चटाई बना लें, ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये सबसे छोटी इकाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, सबसे छोटी इकाई होती है। और शिल्पकार इसमें हाथों की कलाओं से ये चीजें कर ली जाती है। साधारण छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है और जो दिनानुदिन आप छोटी छोटी जरूरतें घर में पड़ती हैं, उन्हीं से संबंधित ये उद्योग होता है। तैयार माल या तो स्वयं उपभोग किया जाता है या गांव के बाजार में अगल बगल बेच दिया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर इसको नहीं बनाया जाता। पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब बहुत कम पैसा है तो भी हो जाएगा, परिवहन का साधन नहीं है तो भी लोग पैदल घूम घूम के इस चीजों को बेच लेते हैं। तो ये कुटीर उद्योगों की विशेषता है। और जो खाद्य पदार्थ है, जो है अचार बना लिया, चटनी बना ली, पापड़ बना लिया, है ना, जूते छोटे छोटे बना लिए, कोई छोटा बर्तन बना लिया, औजार बना लिया, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सब इसमें काम आता है। ठीक है, हाँ, सुनार हो गया, तांबे का काम हो गया, ठीक है, बांस का काम हो गया, जैसे बच्चों के लिए बांसुरी बना ली, या वो गांव में पंखा डुलाया जाता है जिसको बेना कहते हैं, है ना, वो सब बना लिया। फिर आता है छोटे पैमाने का उद्योग। तो ये कुटीर उद्योग से थोड़ा भिन्न है। इसमें क्या होता है, थोड़ा तकनीक आ जाता है ना। इसमें कुटीर उद्योग भी थोड़ा शामिल रहता है और थोड़ा सा छोटे मोटे यंत्र भी शामिल हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कारखाने लग जाते हैं। इसमें रोजगार में थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं और इसकी जो क्रय शक्ति है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए अगर इन चीजों को खरीदना है तो, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, यहाँ पर छोटे छोटे साधन के पैमाने लगाकर ये छोटे उद्योग लगाए गए हैं। बड़े पैमाने के क्या है, जाहिर सी बात है, इसके लिए विशाल बाजार चाहिए, बड़ा कच्चा माल चाहिए। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, है ना, इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा उत्पादन होता है और पैसा भी इसमें ज्यादा लगता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, 200 साल में ज्यादा इसका हुआ है। पहले उसमें ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई वहां से शुरू हुआ और अब दुनिया के सभी देशों में धीरे धीरे ये फैल रहा है। अगर आप विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को देखेंगे तो एक तो है परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिसमें कुछ अधिक विकसित देशों में है। मतलब ये समूह ऐसा है जो बहुत बड़े बड़े विकसित देश है, वहां पर जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर ये पाए जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वहां पर बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसका विकास जो है वो बाकी देशों में कम हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को अगर आप डिवाइड करें कि कच्चे माल के आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें कृषि आधारित, यानी वो उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि का प्रोडक्ट होगा। जैसे चीनी का उद्योग, गन्ना चाहिए, कपास, कॉटन इंडस्ट्री, मतलब जो कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं उसकी इंडस्ट्री, कपास चाहिए। ठीक है, जूट का थैला बनाना है, बोरा बनाना है, जूट चाहिए, है ना। तो या मान लो सॉस बनाना है तो टमाटर चाहिए। ऐसे उद्योग जो किस पर निर्भर होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं कच्चे माल के लिए, इसको कृषि आधारित कहते हैं। दूसरा खनिज आधारित। अब इसमें लौह और अलौह दोनों होते हैं। तो जो आयरन स्टील वाले होते हैं उसमें लौह उद्योग होते हैं, जैसे बाकी इसके अलावा जो तांबे वाले इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो बिजली उजली में काम आता है, वायर, ये सब अलौह धातु के हैं। तो
ऐसे उद्योग जो खनिजों पर आधारित है वो खनिज आधारित है, रसायन आधारित जैसे पेट्रोकेमिकल है, जैसे बहुत सारे लैब्स में केमिकल बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, है ना। तो जो ऐसे उद्योग जो केमिकल पर या रसायनों पर आधारित होते हैं उनको रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। वन आधारित जैसे दवाइयों की बहुत सारी कंपनियां हैं जो जंगलों से जो वन जड़ी बूटियां जाती हैं उनसे बनते हैं। कागज की इंडस्ट्रीज, भारत में नेपा नगर बहुत फेमस है, तो कागज की जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो वन आधारित होंगी। पशु आधारित जैसे जो चमड़े चाहिए, है ना, जो खाल से ऊन निकाला जाता है, ये सब पशु आधारित उद्योगों में देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा उत्पाद पर आधारित अगर देखें तो दो तरह के उत्पादन होते हैं। एक होता है जो आधारभूत चीजें बनाती है, यानी ऐसी चीज जो दूसरे इंडस्ट्रीज में काम आ जाए, तो और एक होता है जो सीधे सीधे उपभोक्ता जिसका इस्तेमाल करता है, तो वो उपभोक्ता वस्तु हो जाती है। तो आपने कुछ मशीनें और औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे औजार हैं जिनको बनाने के लौह इस्पात चाहिए, तो जो लौह इस्पात इंडस्ट्रीज ज्यादातर होती हैं वो आधारभूत इंडस्ट्रीज होती हैं। तो लौह इस्पात स्वयं एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आधारभूत इंडस्ट्रीज होती हैं। यानी ऐसे उद्योग जो एक तरह का कच्चा माल ही बनाती हैं दूसरे उद्योगों के लिए, वो आधारभूत है। समझिए बात को, जैसे लौह इस्पात की बड़ी बड़ी स्टील की चादरें बनेंगी, वो स्टील की चादरें घरों में थोड़ी बिकती हैं, वो किसी दूसरे इंडस्ट्री में बिकेंगी, उस चादर का इस्तेमाल करके कुछ और बनाया जाएगा। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको आधारभूत उद्योग हम कहते हैं। और एक होती है उपभोक्ता वाली, यानी कि जो ऐसी चीज बनाए जो सीधे उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर ले, तो वो उपभोक्ता वाली उद्योग होते हैं। जैसे कोई उद्योग है बिस्किट बना रहा है, कपड़े बना रहा है, वो सीधे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो एक आधारभूत एक उपभोक्ता। अब स्वामित्व के आधार पर, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उस उद्योग का मालिक कौन है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के हाथ की कंपनी, जैसे रेलवे है, जैसे BHEL है, तो सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और समाजवादी देशों में ये ज्यादा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मैंने पढ़ाया था, ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें सारी चीजें सरकार के हाथ में होती हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है। दूसरा होता है क्या, निजी क्षेत्र, यानी जहां पर सीधे सीधे प्राइवेट लोगों के हाथ में, जैसे मान लीजिए भारत में रिलायंस है या अडानी इंडस्ट्रीज है, तो ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। और एक आता है मिश्रित उद्योग या संयुक्त उद्योग, जिसमें कि कुछ सरकार का भी है और कुछ प्राइवेट का भी, जैसे इंश्योरेंस, इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। तो स्वामित्व के यानी मालिकियत के हिसाब से तीन तरह के उद्योग होते हैं, एक होता है सार्वजनिक, एक होता है निजी क्षेत्र और एक होता है मिश्रित या संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशक के पास होता है और निजी संगठनों द्वारा चलाया जाता है, और ये पूंजीवादी देशों में ज्यादातर पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जो सार्वजनिक क्षेत्र वाले ज्यादा उद्योग हैं जैसे रूस या चीन है, वहां सरकारी ज्यादा पाया जाएगा। जो निजी वाले हैं वहां पूंजीवादी देशों में ज्यादा पाया जाएगा, जैसे अमेरिका हुआ। और जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये विभाजन। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो यह भारी उद्योग के क्षेत्र में होते हैं, जिसमें कोयला खदान, अच्छा ये जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, परंपरागत भारी औद्योगिक प्रदेश वाला, तो उसमें कोयला के खदान, रासायनिक निर्माण, भारी इंजीनियरिंग, ये सारे हैं एग्जाम्पल, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग है, आकार वाले का ही एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कारखाने या उद्योग न है तो फिर क्या हो जाएगा, जो बेरोजगारी की समस्या है, उत्प्रवास है, ये सब दिक्कत हो जाएगी, है ना। और जो विश्वव्यापी मांग है, अगर ये कम हो जाए तो कारखाने बंद भी हो सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आपको उद्योगों से संबंधित लेकर चल रहे हैं कि अगर उद्योग या विनिर्माण उद्योग न रहे तो फिर बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, उत्प्रवास यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जाएंगे, है ना। और अगर मांग धीरे धीरे कम होने लगी, यानी अगर क्रय शक्ति कम हुई, मांग कम हुई, तो फिर उद्योगों के बंद होने की भी पूरी तरह से संभावना रहेगी। ठीक है, चलो, अच्छा एक ये एग्जांपल आप जरूर देख लीजिए जो पूछ देता है कि औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये लंबे समय तक यूरोप का एक औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा और इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, और मांग में कमी आने के कारण ये उद्योग धीरे धीरे संकुचित भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ लौह अयस्क धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग उद्योग उससे चल रहा है। तो लौह अयस्क यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन वहां पर जो नदियां हैं, रूर नदी भी है, नदियों से फिर कच्चा माल लाकर उस उद्योग को अभी भी जिंदा रखा गया है। जर्मनी के इस्पात का उत्पादन का 80% भाग रूर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है और प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। ये एक समस्या ध्यान रखिएगा उद्योगों का, कि जो औद्योगिक ढांचा है ना, इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। मतलब पहले टेक्नोलॉजी का कम था, अब टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, विशिष्ट लोगों की आवश्यकता पड़ रही है, तो उत्पादन में थोड़ी कमी आई है। और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उद्योगों से बहुत तेजी से निकल रही है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उद्योगों से समस्याएं होने वाली जो होती हैं, तो एक तो शहरों में मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगता है, प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें वायु प्रदूषण
प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों तरह के प्रदूषण इससे होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब यहाँ रूर की समस्या आपसे बताई गई थी। लौ इस्पात उद्योग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो लौ इस्पात उद्योग भी सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादन के लिए जरूरी है उसके लिए कच्चा माल प्रदान करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। ठीक बात है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, यानी कि ये पूरी प्रक्रिया है जो लौह अयस्क इंडस्ट्रीज में फॉलो की जाती है। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, आधारभूत उद्योग होता है और इससे दूसरे उद्योगों के लिए भी कच्चा माल बनाया जाता है। पिघला हुआ लौह बाहर निकालकर ठंडा हो जाता है तो कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कच्चे लोहे से इस्पात कैसे बनाया जाएगा। तो पहले भट्टी में डाला जाएगा, निकाल के प्रगलन करके ठंडा किया जाएगा और उसमें थोड़ा मैग्नीज मिलाया जाएगा तो लोहे से इस्पात यानी कि स्टील बन जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वितरण की बात करें तो यह एक जटिल उद्योग है। जाहिर सी बात है, लोहे और आयरन की इंडस्ट्री हर जगह तो होगी नहीं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों तक ये संकेंद्रित है। ठीक है, मैं जब मैप भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर अपलेशियन प्रदेश, महान झील, वहां पर कई झीलें हैं ना, सुपीरियर है, ईरी है ना, शिकागो, गैरी, ईरी, क्वीनलैंड, लॉरेन, बफेलो, डिल्यूथ और एटलांटिक तट। यहां पर अमेरिका में क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि अमेरिका के किन पार्ट्स में लौ अयस्क उद्योग हैं, तो इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। सॉरी, लौ इस्पात उद्योग तो उदाहरण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। हाँ, पिट्सबर्ग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका महत्व अब घट रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को जंग का कटोरा बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जंग, ये सीयूईटी में क्वेश्चन आ सकता है कि जंग का कटोरा किस क्षेत्र को बुलाते हैं, तो पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जर्मनी में डूसबर्ग, डोरटमुंड, एशेन, फ्रांस में ली क्रियोशूट, सेंट इटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लेपिट्स्क और तुला, यूक्रेन में क्रिब्रोई, रोग और दोनेत्स इसके प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। तो ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में ये हल्का हल्का रखना है कि कहां कहां से लौ इस्पात केंद्र के स्रोत आपसे पूछे जा सकते हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा है ना। भारत में अगर आप देखें तो देख लीजिए, जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सालेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये सब मैं मैप में आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, मैप की अलग से क्लासेस में देने वाला हूं। इन सभी केंद्रों को जो है आप देख सकते हैं। सूती कपड़ा उद्योग की बात करें तो इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली और करघा कारखानों में किया जाता है। हाथों से भी करघा बनाया जाता है, बिजली वाला भी लूम बनाया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमों की आवश्यकता होती है क्योंकि वह हाथ से बनाया जाएगा। पूंजी की आवश्यकता इसमें कम होती है जो हाथ से बनाए वाले लूम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति में भी ये एनसीईआरटी में पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ऐड किया है कि महात्मा गांधी ने बहुत बल दिया था सूती वस्त्रों पर, तो इसमें सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है और उत्पादन भी अधिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी उपयोग पर क्यों बल दिया था, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो जो विदेशी कंपनियों के कपड़े आते थे इंग्लैंड से बनकर, उससे निर्भरता हमारी घटाना चाह रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लोगों को एक चेतना भी जागृत करना चाह रहे थे कि आप स्वराज के लिए कल्पना कर सकते हैं। तो सूती उद्योग में जो हथकरघा है उसमें कम बिजली चाहिए, कम मेहनत और कम पूंजी चाहिए, मेहनत तो लगती है। लेकिन बिजली वाले में क्या होता है, इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, श्रमिक कम लगेंगे और उत्पादन भी ज्यादा होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। यही चीजों का आविष्कार इंग्लैंड ने कर लिया था अपने यहाँ, तो उन्होंने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत कपड़े बनाए थे। कच्चे माल के रूप में इसमें अच्छे किस्म की सूती या कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। ये 4-5 कंट्रीज का नाम ध्यान रखिएगा कपास के लिए, भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र। ठीक है, उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप और जापान भी थोड़ा सा सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। ठीक बात है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अकेला यूरोप पूरे विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, तो यूरोप में इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारे देश उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे आर्टिफिशियल रेसे भी आने लगे हैं, जो नेचुरल कपास होता था उसके अलावा आर्टिफिशियल रेसे का भी अब कपड़ा बनने लगा है। तो इससे कई सारे देशों में नकारात्मक प्रवृत्ति हो रही है, लोग उत्पादन इसका कम होता जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफी प्रगति की, अब इसके उत्पादन में कमी आ गई है।
ये उद्योग कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गए हैं जहां श्रम लागत कम है। तो पहले बड़े बड़े देशों में ये उद्योग था जहां पर बहुत श्रम लगता था, उसकी निदाई होती थी, सूत निकाला जाता था। अब सिंथेटिक कपड़े आ गए हैं तो जहां भी ज्यादा श्रम हो रहे हैं वहीं पर ये इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो इसकी एक समस्या है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में, जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, हाई टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलाने और शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और नए रासायनिक और औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ है, तो वो उद्योग जिन पर बहुत टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए, जिसमें समझ रहे हैं, जिसमें आप जो विशिष्टता है कार्य की बहुत ज्यादा चाहिए, वो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होता है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी का निर्माण, पेट्रोल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। ये आपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए, बुलेट पॉइंट्स रिवाइज कराए। इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है जो आपको बहुत रटनी है, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। मैप वाली चीजें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इस सेशन को बार बार देखिएगा। जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो वितरण है उद्योगों का जिसकी हमने थोड़ी चर्चा की वो इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट या परेशानी होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।